नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। समालखा में आज बीजेपी विधानसभा विस्तारकों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। समालखा के पट्टी कल्याणा स्थित आरएसएस के सेवा साधना केंद्र में यह शिविर चलेगा। शिविर में हरियाणा के सभी 90 विधानसभा के बीजेपी के विस्तारक भाग लेंगे। बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता इस शिविर में हिस्सा लेंगे। आरएसएस भले ही खुद को चुनावी राजनीति से दूर बताती हो, लेकिन चुनावों में बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट कर देती है। तो क्या सियासत का नैरेटिव सेट होगा जिस तरीके से एक बार शिविर फिर से शुरू किया गया है? हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। डॉक्टर महेश कुमार हैं, हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर है पानीपत से। वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते, जरा समझिए क्या आखिर किस तरह का नैरेटिव बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को भले ही अभी 1 साल पड़ा है, पर पार्टी अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को भले ही अभी 1 साल पड़ा है, पर पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए अपने सभी तंत्र सक्रिय कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नायब सिंह सैनी के बृहस्पतिवार 30 नवंबर को पानीपत में जोरदार स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। इससे एक दिन पहले नायब सिंह सैनी पानीपत के पट्टी कल्याणा में बुधवार से शुरू हो रहे 2 दिन के विधानसभा विस्तारकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। इसमें हमारे 22 के 22 जिलों से कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनका हर विधानसभा से लगभग एक कार्यकर्ता का नाम हमारे पास है। तो हम मान लो हम आज समालखा विधानसभा में यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ का जो हमारा कार्यकर्ता होगा वो किसी भी दूसरे जिले के अंदर जाएगा। 90 की 90 विधानसभाओं पे हमारा एक विस्तारक जाएगा और वहां जाकर पार्टी के 9 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम, कार्यकर्ता को, कुछ कार्यकर्ता जो उदासीन भी है, कोई कार्यकर्ता उदासीन है, उसको उठाने का काम, कार्यकर्ता में जोश भरने का काम, और वहां पर पार्टी के संगठन को और अच्छे तरीके से मजबूत करने का काम ये सब करेंगे। गौरतलब है कि प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन सीएम मनोहर लाल को भी शिविर को संबोधित करना था, पर वो नहीं आ सके। इस शिविर को बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। यहाँ ये गौर करने लायक है कि कहने को तो बीजेपी और आरएसएस के नेता तर्क देते हैं कि उनका अपना अपना काम है, जबकि अब खुलकर सामने आ गया है कि आरएसएस बीजेपी के सियासी फायदे के लिए न केवल अपना सेवा साधना केंद्र प्रयोग करने देने पर राजी हो गया है, इससे भी बढ़कर आरएसएस अपने सामाजिक समरसता के प्रोजेक्ट्स के जरिए पार्टी की मदद कर रहा है। हम अपनी कोशिश करेंगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं इसमें पूर्ण रूप से सब लोग संगठन होकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारा गौरतलब है कि पानीपत में आरएसएस के सेवा साधना केंद्र में बड़े चुनावों का प्रशिक्षण ले रहे विस्तारकों का इन 2 दिनों में पार्टी के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मार्गदर्शन करेंगे। पार्टी की आक्रामकता और सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पन्ना प्रमुख से लेकर विस्तारक, प्रदेश के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार में शामिल मंत्री सभी के काम और भूमिका स्पष्ट है। इसीलिए तो बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन सका। पानीपत ब्यूरो से श्रीनिवास सैनी की रिपोर्ट। तो बीजेपी विस्तारकों के प्रशिक्षण शिविर में क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ ऐसा होगा जो सीधा फायदा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा, इसी पर हम करेंगे चर्चा। महेश, रणनीति बनाई जा रही है, कोशिशें लगातार जारी हैं। अब इस बार आरएसएस भी कंधे से कंधा मिलाकर आ गई है बीजेपी का साथ देने के लिए। आरएसएस के बारे में हमेशा से
आरएसएस के द्वारा ही कहा जाता रहा है कि कभी भी राजनीति से उसका सरोकार नहीं रहा है, हमेशा से दूरी बनाकर रखी है। अब नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जुगलबंदी क्या कहती है? देखिए सौरभ, साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की चुनावी डगर को, उसकी राजनीतिक डगर को, भविष्य की राजनीतिक डगर को तय करने का, उनकी मुश्किलात को सुलझाने का काम पहले भी करती रही है, अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। इस बात का जिक्र ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को आसान कर रही है, उनकी चुनावी एजेंडे को तय कर रही है, उनकी चुनावी जो बिसात है उसे बिछाने का काम कर रही है, या उन्हें दशा और दिशा देने की कोशिश आरएसएस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को की जा रही है। ये पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ये खुला सच है जिसे पर्दे में नहीं रखा गया है, और साफ तौर से इस बात को कबूल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करेंगे और आरएसएस भी इस बात को कबूल करेगी कि चुनावी मुश्किलात को आसान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस को करना ही होता है और वो चल भी रहा है। फिलहाल यहां पर आरएसएस को संगठन की मजबूती के लिए काम करना, और जहां तक संगठन की मजबूती का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों के लिहाज से पहले से मजबूत संगठन यहां पर कायम किए हुए हैं। और ओपी धनखड़ भले ही वोटों में इजाफा नहीं कर पाए हो, लेकिन ओपी धनखड़ की तरफ से यह जरूर सुनिश्चित किया गया, जो संगठन के लोगों से हमारी बात हो रही है, कि उन्हें बहुत ज्यादा काम ओपी धनखड़ की तरफ से दिया गया था। संगठन को लेकर हर दिन हर घंटे कुछ नई कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश यहां पर ओपी धनखड़ लगातार करते रहे थे। भले ही जाट वोटों को जोड़ पाने में ओपी धनखड़ कामयाब नहीं हुए, लेकिन संगठन को लगातार एक्टिव बनाए रखा। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। संगठन पहले से मजबूत है, सिर्फ जो कार्यकर्ताओं में निराशा है, जो हताशा की स्थिति पैदा हुई क्योंकि सरकार लगातार चलती रही और जिस तरीके की नौकरियां और दूसरे फायदे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, थैला उठाने वाले जो लोग हैं, वो फायदे हासिल करने की कोशिश में थे, लेकिन वो फायदे उन्हें नहीं मिल पाए। हालांकि जो बड़े नेता हैं जरूर अपने फायदे में कुछ काम करवा पाने में कामयाब हुए होंगे। बड़े नेता हैं, अवसर ज्यादा होते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के हिस्से जो मलाई आनी चाहिए थी वो नहीं आई थी। इसी वजह से निराशा भारतीय जनता पार्टी के थैला उठाने वाले लोगों में थी। अब वो निराशा खत्म करने का काम आरएसएस अपनी तरीके से करेगा। भारतीय जनता पार्टी को अब यह तय करना है कि विकास के रास्ते पर अगला चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। योजनाओं के फायदों के रूप में, लाभार्थियों के रूप में, योजनाओं के लाभ के रूप में अगले चुनावी रणनीति वो तैयार करते हुए नजर आएंगे, या सीधे सीधे इस इलेक्शन को जातिगत रंग में रंगने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से कर दिया जाएगा। देवेंद्र, जिस तरीके से महेश ने बताया, तस्वीर पहले से भी साफ रही है और आरएसएस को कहीं ना कहीं बीजेपी को बैक सपोर्ट आरएसएस करता रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भी, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली की हम बात करें। अब जो चुनौतियों की बात है, कई चुनौतियां हम जिक्र भी कर चुके हैं। रणनीतिक रूप से जो तमाम योजनाएं हैं सरकार लगा रही है, करोड़ों की योजनाएं, अभी दीनदयाल उपाध्याय योजना जो श्रमिक कल्याण योजना थी वो भी लागू की गई और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। ओबीसी कार्ड भी खेलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाकर प्रदेश का। अब जो चुनौतियां हैं वो एक नहीं अनेक हैं और इसी के जरिए उन चुनौतियों को पार पाने के लिए मुख्य रूप से चुनौती वही है कि कार्यकर्ताओं की जो निराशा हताशा उसे दूर करना है। तो एक नहीं अनेक चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। सौरभ, बिल्कुल अनेक चुनौतियां और मैं उनका जिक्र भी कर देता हूं। ताजी खबर यह है कि जैसे पानीपत है, हरियाणा के जिलों के जो आरएसएस के छोटे स्तर के पदाधिकारी है, जिलों में आरएसएस के लिए काम करते हैं, उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी है वो यहां से फीडबैक ले ले, अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं, जिला स्तर के पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या चल रहा है, सरकार को लेके लोगों की राय क्या है, कहां कमियां है। तो आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं चिंतित वो भी हैं। जो चुनौतियों की बात है, हम देख रहे हैं कि जैसे विधानसभा विस्तारकों का आज 2 दिन का अधिवेशन पानीपत में शुरू हुआ है, पट्टी कल्याणा के सेवा साधना केंद्र में। आज पहला दिन है, कल दूसरा। आज प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, सोनीपत से आए तो पानीपत के इस अधिवेशन में आए थे। कल नायब सिंह सैनी का बहुत बड़ा स्वागत पानीपत में हो रहा है, क्योंकि पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनका स्वागत समारोह है। बहुत सारी चीजें आप देखिए। आरएसएस कौन है? आरएसएस पेरेंट बॉडी है। आरएसएस से निकली भारतीय जनता पार्टी है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बनी तो आरएसएस जो है पेरेंट बॉडी है। आरएसएस हमेशा गाइड की तरह काम करती है, शायद आदेश भी देती है अंदर खाते पर्दे के पीछे जो होता है सरकार चलाने के लिए। सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए, लोगों की परसेप्शन को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सरकार को क्या अच्छा सरकार और कर सकती है, इन सारी चीजों पर
मार्गदर्शन दिया जाता है, आदेश भी दिए जाते हैं, बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि सरकार को जो कहा गया था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कमी है उनको नोटिस में लाया जाता है। तो चुनौतियां एक साथ कही है। चुनौतियों की बात है सौरभ, सबसे बड़ी बात ही कहता हूं, 2022 में मोदी जी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, रिपीट हुई सरकार केंद्र में, दो बड़े वायदे थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का बड़ा वादा था, क्योंकि किसान एक बड़ा फैक्टर है, चाहे हरियाणा की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति। और 2022 ये भी था कि हर परिवार के पास अपनी छत हो, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लाई गई। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का अंजाम यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो CLU बिल्डरों को दिए जा रहे हैं, आज ये हकीकत है, कड़वा सच है, जो बिल्डर सस्ते दामों पे लोगों को आवासीय सुविधाएं मुहैया कराएं, प्लॉट मुहैया कराएं, बने बनाए मकान मुहैया कराएं, उनकी दरें जो है बिल्डर वसूल करें 40,000 से लेकर 60,000 प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग स्क्वायर यार्ड। आप देखिए गरीब लोगों के लिए योजना सरकार लेकर आई कि सबकी अपनी छत हो, 2022 तक बड़ा वादा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि 60 से 70 लाख रुपया, अगर 150 गज का भी प्लॉट किसी को ये छोटे परिवार के लिए भी गुजारे लायक, तो 60 से 70 लाख रुपए का पेमेंट करनी होती है सिर्फ प्लॉट की। उसको बनाने के लिए 30-40 लाख को 1 करोड़ रुपया चाहिए 150 गज का मकान बनाने के लिए। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत बिल्डरों को रियायती दरों पर CLU दिए गए, उनको रियायतें दी गई। उनको मान लो वो डिफॉल्टर हो गए, उन्होंने टैक्सेस जमा नहीं कराए, उनको छूट दी गई, रियायत दी गई, वन टाइम सेटलमेंट जैसी पॉलिसियां भी आई। और किसानों की आय दुगनी करने की जो बात है, आप देखिए अब किसान पंचकुला में धरने पर है। किसान सरकार, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ, किसान अब फिर सड़कों पर है, कर्मचारी, मतलब ये सारी चीजें दर्शाती है कि जो कुछ लोगों को फील गुड होना चाहिए था वैसी स्थिति नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता, सरकार घबराहट में है। इसी वजह से पूरे तंत्र को सक्रिय किया गया कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल करने की यहां कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। वीरेंद्र जी, विस्तारकों का जो प्रशिक्षण शिविर है, एक सधी हुई चाल बीजेपी ने चली है, और शायद ये सधी हुई चाल इसलिए चली गई है, ये कितनी सधी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस शिविर का फायदा पार्टी को मिलेगा, और कौन सी कमियां हैं जो बीजेपी के अंदर खाने में उसके लिए चुनौती बन सकती है। विस्तारकों का ये जो सम्मेलन हो रहा है, देखिए विस्तारक मतलब जो संगठन का विस्तार करने वाले विस्तारक पहले भी नियुक्त किए जाते थे, होल टाइमर जिसे कहते हैं, जो पार्टी के काम के लिए घर छोड़कर बाहर निकलते हैं जी। तो इसलिए अब ये विस्तारकों के चुनाव आ गए हैं, तो इसलिए सम्मेलन हो रहा है और ये रणनीति बनाई जा रही है कि लोगों से कैसे संपर्क करना है, क्या माध्यम होगा, क्या कमियां हमने देखनी है, किस तरह रिपोर्ट करनी है। ये विस्तारक सीधे अपने जो संगठन मंत्री होता है उसके अधीन होते हैं, वहां उनकी जानकारी देते हैं। और ये पार्टी की पुरानी परंपरा है, क्योंकि ये पहले भी विस्तारक पिछले चुनाव में भी थे, तो इसके लाभ अच्छे आए हैं, तो इस योजना को स्थायी रूप दे दिया गया है। तो इसलिए एक पार्टी की अपनी एक संगठन की रचना है। और इसका जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, देखो सारे ही जो स्वयंसेवक हैं गैर स्वयंसेवकी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में स्वयंसेवकों की संख्या अधिक है, लेकिन अगर उनको किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तब वो संघ से संपर्क करते हैं। संघ का दैनिक रूप से या नियमित कोई जो हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि जो संगठन मंत्री है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रतिनिधि होता है। इसलिए सारी जो संगठन की रचना है वो संगठन मंत्री के माध्यम से चलती है। ये बात कहना कि संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीधा दखल है, वो नहीं। संघ के जैसे दूसरे प्रकल्प हैं, दूसरे संगठन है, भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, उस तरह विद्यार्थी परिषद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग संगठन है राजनीतिक क्षेत्र का। तो इसलिए वहां संघ के लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, अवश्य करते हैं, और लेकिन जब उन्हें कहीं ऐसी दुविधा की स्थिति होती है तो उनसे मार्गदर्शन लिया जाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अति उत्साह है, जो बड़े नेता हैं उनमें अति उत्साह है। इतना उत्साह है कि वो तीसरी बार सरकार बनने के दावे भी कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता जमीनी हकीकत को जानते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है इतने उत्साहित हैं, उनका कहना है कि मनोहर लाल जी तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे। और उत्साह का प्रमाण यह है कि वो नगर निगम के चुनाव कराने जा रहे हैं। 8 नगर निगमों के चुनाव कराने की जो है रचना तैयार की जा रही है। 5 नगर निगम जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, पानीपत, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, और 3 के जिनके पहले से चुनाव लंबित है, फरीदाबाद, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुड़गांव और मानेसर।
तो इस तरह की उनका ये अति उत्साह है। हालांकि देखिए उनका ये मानना है कि अगर निगम चुनाव आएंगे, निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए माहौल अच्छा बनेगा। हालांकि लोगों का यह मानना है, कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर निगम चुनाव पहले कराए जाते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और पार्टी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। लेकिन नेताओं का अति उत्साह है, इसके लिए तैयारी की जा रही है, कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा रहा है, तो आपसे हालांकि फीडबैक भी लिया जा रहा है। और आज की स्थिति में देखें तो कोई भी मेयर जो है दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, कोई भी पार्टी की टिकट नहीं चाहता मेयर पद के लिए। उनका अलग एक रचना है, अलग एक उनका दृष्टिकोण है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका उत्साह कितना पार्टी के लिए अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात है कि यहां पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिराने के लिए कल से 30 नवंबर से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, हर जगह जाएगी। पानीपत के अंदर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी वो इसकी शुरुआत करेंगे यहां से, बडोली गांव से। तो हर जगह मंत्रियों की और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, जननायक जनता पार्टी के नेताओं को भी शामिल किया गया है। अब उनकी क्या उपस्थिति रहती है ये तो कल यात्रा के समय से पता चलेगा। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धियां उनको गिनाया जाएगा और जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनको अपने साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है अब दूसरे लोगों से भी अपना संपर्क साध रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं से भी जा रहे हैं। अभी यहाँ पानीपत में ब्रह्म कुमारी थिराना आश्रम में आए थे। अब जो है 2 दिसंबर को समालखा के अंदर निरंकारी मिशन का एक संगोष्ठी हो रही है, उसमें भाग लेने आ रहे हैं। पूरी तरह से अब गीता जयंती आ रहा है, गीता जयंती महोत्सव को बड़े भव्य रूप से मनाया जाएगा। और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र के अंदर जो रामलला योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जो रामलला कमेटियां हैं उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के लोगों को वहां आमंत्रित किया जा रहा है। तो इस तरह लोगों से जुड़ने के लिए पार्टी अपने व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। जनसभा कार्यक्रम अलग से हो रहे हैं और संकल्प यात्रा अलग से शुरू हो रही है और संगठन के रूप में अपने नए अध्यक्ष जी के नागरिक अभिनंदन हर जिलों में हो रहे हैं। बिल्कुल, पूरी रणनीति बनाकर ही किसी भी रण को जीता जाता है। और कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो, पंचायत चुनाव हो, छोटे से छोटे स्तर का चुनाव हो, उसमें पूरी सुनियोजित रणनीति होती है। सटीक रणनीति जिसकी काम करती है वो पार्टी जीत जाती है। महेश, पानीपत के प्रति रुझान मुख्यमंत्री का ज्यादा बढ़ रहा है, कई दौरे हो चुके हैं पानीपत के, वजह क्या है? देखिए, जीटी बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से अपनी फर्टिलिटी, अपनी जो लोकप्रियता है हमेशा से ज्यादा महसूस हुई है। जाटलैंड में आते ही भारतीय जनता पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो लगातार घटती हुई पहले भी नजर आई है और अब भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट का जो कनेक्शन है वो बेहद दुश्वार है, बेहद मुश्किल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जाट जाति का जो झुकाव है, समाज को जो झुकाव है फिलहाल बना हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, चूंकि जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूटने के बाद एक तरीके से बेहद कमजोर स्थिति में इस वक्त बनी हुई है। तो जाटों को अपने लिए जो संभावनाएं सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त नजर आ रही है। तो ऐसे में जाटों के साथ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। फिलहाल गैर जाट इलाकों पर ही सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। कम से कम 46 सीटों का बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कर ले, यही पहली प्राथमिकता बीजेपी के लिए होगी। दावे चाहे 75 पार के हो, चाहे 85 पार के हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी जो खुद के लिए टारगेट सेट किए हुए है 46 तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए ताकि अगली सरकार जो है वो उनकी बन पाए और कॉन्टिन्यूएशन में तीसरी बार जो है मनोहर लाल अपनी सरकार को चला पाए। फिलहाल 46 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए गैर जाट इलाकों पर फोकस और लोकसभा के लिहाज से भी चूंकि करनाल लोकसभा सीट गैर जाट ये पूरा इलाका माना जाता है और सबसे कम जो जाटों की संख्या इसी सीट पर है। तो ऐसे में गैर जाट इलाके में जीटी बेल्ट पानीपत को फोकस करने से, करनाल को फोकस करने से पूरी जीटी बेल्ट पर इसका फायदा देखने को मिलता है। तो जीटी बेल्ट लगातार बीजेपी के फोकस में पिछली बार भी रही है, उससे पिछली बार भी रही है और अब भी भारतीय जनता पार्टी उसी इलाके को अपने फोकस में रखने की कोशिश में है क्योंकि जाट इलाकों में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना ही है। बिल्कुल करना ही है और कुलदीप बिश्नोई भी लगातार करनाल में जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक रणनीति का हिस्सा है। पानीपत में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। देवेंद्र, क्या हवा कह रही है पानीपत की? देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री लगातार अगर हम एक नजर डालें, मुख्यमंत्री महीने में 2-3 बार जरूर आ रहे हैं। हालांकि आज अगर मुख्यमंत्री ने आना था, वैसे जो इस तरह की खबरें थी कि जो अधिवेशन
विस्तारकों का था। मीडिया में आई खबरें कि मुख्यमंत्री आएंगे 12 बजे, लेकिन नहीं आए। लेकिन पिछले 10 दिन की बात करें तो 2 बार आए। छठ पर्व पे आए थे, काफी पैसा दे गए, क्योंकि हजारों की संख्या है, शायद 70-80 हजार जो छठ पर्व को मनाते हैं पूर्वांचल के लोग हैं, उनके लिए जब अगली बार आए 1 हफ्ते बाद 3 दिन पहले, तो आते ही वो रात को 9 बजे उन 2 नहरों के बीच उस स्थान पर गए जो डंपिंग सेंटर बना हुआ है, जहां पूर्वांचल समाज के लिए छठ पर्व के लिए घाट बनाने हैं, उसके अलावा उनके लिए एक मंदिर बनाना है। रात को 9 बजे मुख्यमंत्री टॉर्च की लाइट में और गाड़ियों की लाइट में उस जगह को देख के गए। 1 हफ्ता पहले इसका ऐलान करके गए थे। तो अभी जैसे कल नायब सिंह सैनी फिर पानीपत आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की नजर पानीपत पर इसलिए, एक तो ये गैर जाट और पंजाबी बाहुल्य एरिया है। करनाल से वो खुद 2 बार विधायक चुने जा चुके, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। पानीपत बिल्कुल लगता हुआ 30 किलोमीटर का फर्क है, और ये पंजाबी बाहुल्य वाला शहर है, जिससे मुख्यमंत्री मानते हैं कि लोगों को वो अपने पीछे लगा पाएंगे, लोग उनको फॉलो अप करेंगे, उनकी अपील को मानेंगे। तो जीटी रोड बेल्ट जहां बीजेपी फिर मजबूत हो सकती है, कंबो जीटी रोड बेल्ट प्लस अहीरवाल दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है, इन दोनों ने बीजेपी की सरकार बनवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में बड़ा योगदान दिया है। एक कॉम्बो कहते हैं इसको। अहीरवाल क्षेत्र जिसमें करीब 15 सीटें और जीटी रोड बेल्ट जिसमें 23 सीटें हैं। 2014-2019 में जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल से बीजेपी को बहुत ज्यादा समर्थन मिला है, और शायद उम्मीद से ज्यादा। अब फिर मुख्यमंत्री जैसे कुरुक्षेत्र का एरिया है, अंबाला है, पंचकुला है, करनाल है, पानीपत है, कैथल है, ये जो नॉन जाट बेल्ट है और जीटी रोड में समाहित है, व्यापारी वर्ग है, नॉन जाट वर्ग है, पहले 2 बार साथ है, इसलिए मुख्यमंत्री जीटी रोड व्यापारी बेल्ट जो है उस पर पूरा जोर लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नई नई रणनीति सामने आ रही है। जैसे लोगों से मुलाकात हो रही है, धार्मिक संगठन है, धार्मिक संगठनों से भी अब एक तरह से नजदीकी संबंध बनाने की कोशिश है, उनका विश्वास, उनका भरोसा जीतने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, भरोसा ही है जो पार्टी को फर्श से अर्श पर लेकर जाएगा। रणनीति सुनियोजित हर पार्टियां करती हैं। वीरेंद्र जी, कांग्रेस लगातार यह दावा करती रही है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी दमखम कितना भी आजमाना चाहे, वो बीजेपी ही सही, बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस में भरोसा जता रहे हैं। कुछ वो हमने देखा भी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि टूट कर बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है कांग्रेस आने वाले समय में? क्या ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसके सामने एक बड़ी चुनौती बनेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने तो अभी तक अपने संगठन की रचना नहीं की है, और कोई ऐसी अपेक्षा भी दिखाई नहीं दे रही कि, हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि 3 दिसंबर के चुनाव परिणामों के बाद संगठन जो है वो उसका स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस में एक बात तो है कि वहां नेता जो है जनता पर निर्भर है। उनको, लोगों को लगता है कि वहां तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो चुकी है पहले ही, और वहां के नेताओं को यह लगता है कि इस बार जो वातावरण है हमारे अनुकूल है, जो जनता है वो ही हमें जिता देगी। अपना काम तो उनको विशेष कुछ करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, क्योंकि और सभी जो है अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की किसी की इच्छा भी नहीं है। सभी नेता बार बार ऐसा संकेत दे रहे हैं। लेकिन पहले तो लोकसभा चुनाव आने और निगम चुनाव की जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, कांग्रेस में तो उसकी चर्चा भी नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बात मानी जा सकती है कि जितने भी निगम है उनमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, लेकिन कांग्रेस जो है निगम चुनाव है अपने चिन्ह पर लड़ती है। ये पार्टी पहले भी कहती रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हम स्थानीय निकाय चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ते, लेकिन निगम चुनाव लड़ते हैं। अगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई तो कांग्रेस की बिल्कुल तैयारी नहीं है, और कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं से उस ढंग की व्यूह रचना भी नहीं है कि किसी मेयर का चुनाव लड़ाना है, किसी निगम के चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ाना है। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी हो रही है, अंदर ही अंदर तैयारी हो रही है, और कांग्रेस को इसकी भनक भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के क्या होता है, कौन से उम्मीदवार छोड़े जाने हैं, किनको नया बनाना है, कौन नया उम्मीदवार हो सकता है। जैसे हिसार की बात हो रही है, हिसार से कैप्टन अभिमन्यु के बारे में विचार हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो है, बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसमें कई सवाल हो सकते हैं। से विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि प्रेमलता जी भी अब 74 पार हो चुकी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो चुनावी राजनीति से अलग हो चुके हैं। इसी तरह अन्य, चाहे रोहतक का मामला हो, चाहे हिसार का मामला तो, चाहे सिरसा का हो, जहां पार्टी अपेक्षाकृत मजबूत नहीं है, तो इसलिए और सोनीपत में पार्टी अपने नए उम्मीदवारों के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल वीरेंद्र जी, समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। लेकिन रणनीति हर पार्टी बना रही है, अब किसमें बीजेपी का कितना फायदा नुकसान होगा ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है।
अब लगातार रणनीति बनाई जा रही है, इंप्लीमेंटेशन होगा। जनता कितना भरोसा जताएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सक्रिय हैं।